देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उनकी कैटेगरी कौन कौन सी हैं, कितनी कैटेगरी के ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे मेनली हमने 5 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर किया है जो वाइडली यूज किए जाते हैं या यूज करते हुए हम आए हैं। तो उन 5 कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 5 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने लिखे हुए हैं। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे इनिशियली स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको बोलते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा है मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इसके दो नाम है, मल्टीटास्किंग भी बोल सकते हैं और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। और फोर्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और फिफ्थ है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर में हम इन पांचों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पांचों ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हैं। इनका हल्का हल्का यूज आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट मिलेगा, जैसे जैसे हम अगले वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। स्पेशली जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, जहां पे आप प्रोसेस स्टेट डायग्राम पढ़ेंगे, वहां पे इनका आप अच्छे से इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे और प्रोसेस शेड्यूलिंग में भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से। जो पहला कौन सा है हमारा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह के बारे में जो दिया गया है। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स विद सिमिलर नीड्स। देखिए यहाँ पे वर्ड मैंने यूज किया है जॉब्स, क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया गया था, वहां पे हम प्रोसेस को जॉब्स कह के बुलाते थे। यानी जो हम आज की तारीख में प्रोसेस या एप्लीकेशन या टास्क बुला रहे हैं, उस समय बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम पे उनको हम क्या बुलाते थे, जॉब। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये सारी जॉब क्या है, ये सारे हमारे क्या है, प्रोसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब किसके सिमिलर नाम दिया गया है, जॉब दिया गया है, हमने नाम दिया है हमने प्रोसेस को। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स विद सिमिलर नीड्स आर बैच्ड टुगेदर एंड रन एज अ ग्रुप। यानी ऐसे प्रोसेस जो एक जैसे सिमिलर थे, सिमिलर मतलब कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनमें, मान लीजिए उनको सेम आईओ चाहिए था, मान लीजिए वो सेम टाइम रिक्वायर्ड उन्हें सीपीयू को चाहिए अपना काम पूरा करने के लिए, इस तरह के जो आपके प्रोसेस थे उनको हमने एक जगह ग्रुप बना लिया और उन ग्रुप को बोला गया हमने बैच। क्या बोला गया, बैच। तो यहाँ पे जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या है, उस बैच का मतलब क्या है, ग्रुप। और ग्रुप कैसा है, ऐसे आपके जो प्रोसेस हैं जो एक जैसी नीड है जिनकी, उनको हमने एक ग्रुप में बना लिया, जिनको हमने क्या बोला गया, बैच। द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्लेस द कंट्रोल टू इनिशियल बैच दैट इज जॉब 1 इन सीपीयू। ठीक, ये जो चीज है वो अभी मैं बताता हूं। हियर जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अदर, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब 1 कंप्लीटली। जॉब 1 का कंप्लीशन का मतलब क्या है, सीपीयू प्लस आईओ टाइम, देन ओनली जॉब 2 स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, डायग्राम सबको विजिबल है। चलिए देखिए, ये जो चीज आपको इंडिकेट कर रही है, ये हमारी इंडिकेट कर रही है मेन मेमोरी को। ठीक है, हमने एक बैच बनाया जॉब्स का, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5। ये क्या है, सिमिलर नेचर की जॉब थी जिनको हमने एक ग्रुप में रखा। ठीक है, इस ग्रुप को क्या करना, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करा, इस ग्रुप को लोड कर दिया किसमें, मेन मेमोरी में, और इस ग्रुप की पहली जॉब को हमने असाइन कर दिया सीपीयू को। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है, आप एक बात समझ लीजिए कि जितनी भी आपकी प्रोसेस हैं जो एक जैसी नेचर की हैं, उनको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उनको एक साथ हम मेमोरी में लोड कर देते हैं। मेमोरी में लोड करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस ग्रुप में जो पहले नंबर की जॉब होगी, वो कोई भी हो सकती है, उसको सीपीयू को असाइन कर देता है। अब होता क्या है, सीपीयू को असाइन होने के बाद सीपीयू उस पर काम पूरा करता है अपना। यानी जॉब 1 क्या है, सीपीयू पे एग्जीक्यूट कर रही है। जब तक जॉब 1 अपना काम पूरा खत्म नहीं कर लेती, वो सीपीयू को नहीं छोड़ेगी। जब तक जॉब 1 अपना काम पूरा नहीं कर लेती, वो सीपीयू को नहीं छोड़ेगी। उसके बाद वो सीपीयू को एग्जिट करती है। जैसी जॉब 1 का काम पूरा खत्म होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप में जो जॉब होगी, वो कोई भी जॉब हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे जॉब नंबर 2 है, वो जॉब नंबर 2 को फिर उसको असाइन कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, किसको, सीपीयू को। फिर वो सीपीयू पे काम करना शुरू करती है। इसी तरह से जब जॉब 2 अपना पूरा काम खत्म कर लेती है, उसके बाद जॉब 3 जाती है। ठीक है, अब देखिए
कोई भी प्रोसेस अपना काम पूरा खत्म करने के लिए उसको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो सीपीयू की जरूरत पड़ती है, एक होती है आईओ की जरूरत। हो सकता है उसको आईओ की कोई जरूरत ही ना हो, लेकिन अगर कंप्लीट टाइम देखा जाए तो वो दो चीजों में बांटा होता है, एक सीपीयू टाइम और एक आईओ टाइम। मतलब एक प्रोसेस को पूरा करने के लिए हो सकता है सीपीयू की जरूरत तो है ही, साथ में आईओ की जरूरत भी पड़ सकती है, तो कंबाइन करके उसको एक टाइम बोला गया, सीपीयू प्लस आईओ टाइम। ठीक है, ये टाइम करना। तो जब जॉब वन हमने असाइन कर दी सीपीयू को, तो जॉब वन अपना पूरा काम कर रही है। मीनवाइल जब जॉब वन अपना आईओ टाइम के लिए जाती है तो उस समय सीपीयू खाली पड़ा रहता है। ठीक है, अगर वो सीपीयू खाली पड़ा रहता है तो तब भी उसको कोई जॉब असाइन नहीं की जाती। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारी चीजें की जाती थी। मैं एक बार इसको फिर से एक आसान शब्द में डिफाइन करना चाहता हूं। मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, उसको मान लीजिए आप सीपीयू। आप सभी लोग आप सभी लोग एक प्रोसेस हैं। अब ये है कि किसी को कुछ काम पूरा करना है तो वो उस कमरे में जाएगा, अपना काम खत्म करेगा, जब काम खत्म करेगा तो उस कमरे से बाहर आएगा। यहां पे ये चल रहा है। तो एक बंदा जो है पहले नंबर का, फॉर एग्जांपल बॉय वन जाता है उस रूम के अंदर अपना काम करता है। मान लीजिए उस काम करते करते उसे याद आता है कि उसे कुछ और काम जो है, कुछ सामान बाहर से लाना था। अभी जो सामान बाहर से लाना है इसको मान लीजिए आईओ टाइम। तो वो क्या करेगा, उस रूम से बाहर जाएगा, वो अपना सामान लाएगा, फिर वापस लाने के बाद अपना काम पूरा करेगा, तब जाएगा। अब देखिए जितनी देर वो सामान लेने बाहर गया तो वो कमरा खाली रहा ना, वो कमरा खाली रहा, यानी सीपीयू उस समय खाली रहा। तो सीपीयू का जो टाइम है उस समय खाली रहा, यानी सीपीयू को हमने कोई यूटिलाइजेशन नहीं करा, तो यहाँ पे वो सीपीयू टाइम क्या गया, वेस्ट गया। अब जब वो बंदा अपना काम पूरा करके बाहर निकल गया तो फिर उसके बाद दूसरा नंबर का जो बंदा है, जो दूसरे नंबर का स्टूडेंट है, वो उस रूम में गया। उस रूम में जाने के बाद उसने अपना काम करना शुरू किया। हो सकता है उसे बाहर से कोई सामान लाने की जरूरत नहीं थी, तो उसने कोई सामान नहीं लाया, उसने अपना काम खत्म किया और वो चला गया। इसी तरह से अगला स्टूडेंट नंबर 3 रूम के अंदर गया, उसने अपना काम स्टार्ट करना शुरू किया। वहां जाने के बाद उसको ध्यान आया कि उसको भी कुछ काम बाहर से कुछ सामान लाना था, तो वो फिर गया बाहर, बाहर से कुछ सामान लेकर आया। इतने क्या है, वो कमरा खाली रहा, फिर गया, फिर गया। यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जब तक कोई जॉब अपना काम खत्म नहीं कर लेती पूरी तरीके से, चाहे वो आईओ टाइम हो या सीपीयू टाइम हो, उसको वो सीपीयू एलोकेट रहता है। जब वो अपना काम पूरा खत्म करके निकल जाती है तभी सीपीयू को फ्री हो माना जाता है और अगली जॉब को असाइन किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सारी की सारी जॉब एक साथ मेन मेमोरी में लोड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो ये था पहले तरह का जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ था। देख लीजिए, अब डायग्राम में देख लेते हैं। ये जो है जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, ये क्या है, एक बैच है कंप्लीट, जो एक जैसी जॉब्स हैं, यानी इनकी सिमिलर नेचर है। इनको एक साथ हमने क्या करा, मेन मेमोरी में लोड कर दिया। मेन मेमोरी में लोड होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये जो बैच है इसमें जो पहले नंबर की जॉब होगी उसको सीपीयू को असाइन कर देगा। पहले नंबर की जॉब क्या थी, जॉब 1 यानी J1। अब J1 को असाइन कर दिया। अब J1 क्या है, सीपीयू पे रन कर रहा है। सीपीयू पे रन करते करते पता चला J1 को जरूरत थी किसकी, आईओ की, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। तो J1 क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए चला जाता है, यानी J1 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने लगता है। इतनी देर में J1 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से अपना डेटा फैच करता है, उतनी देर सीपीयू क्या कर रहता है, खाली रहता है। यानी व्हेन J1 गोज फॉर द आईओ, सीपीयू विल बी आइडल, यानी इस समय सीपीयू कोई दूसरी जॉब को सर्व नहीं कर रहा होता। ठीक है, इस समय सीपीयू किसी और दूसरी जॉब को सर्व नहीं कर रहा होता। तो इस समय इससे क्या होता है, सीपीयू का टाइम का वेस्टेज होता है। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक क्या है कि द मेन ड्रॉबैक ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज लो थ्रूपुट। लो थ्रूपुट, अब थ्रूपुट क्या होता है, यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है थ्रूपुट। थ्रूपुट इज द नंबर ऑफ जॉब एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, यानी आपकी थ्रूपुट एक तरह से एफिशिएंसी बताता है कि भाई आपने कितने जॉब्स यानी कितने प्रोसेस को पर यूनिट टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, यानी आप अगर मान लीजिए आपका काम मैं थ्रूपुट निकालने को कि आप एक घंटे में कितना काम करते हो, तो आवर्स क्या है हमारी यहाँ पे यूनिट हो गई कि कितने काम हर घंटे आप फिनिश कर पा रहे हो, वो आपका थ्रूपुट है, वो आपकी एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे भी हम थ्रूपुट मेजर करते हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कितने आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाता है पर यूनिट टाइम में। तो जनरली यूनिट टाइम यहाँ पे हम सेकंड में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए J1 क्या है, अपना आयु पूरा करने चला जाता है, सीपीयू खाली रहता है, तो सीपीयू उस समय कोई काम नहीं कर रहा। इससे क्या हुआ, उसका थ्रूपुट घट जाता है क्योंकि वो कोई और एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो द मेन ड्रॉबैक ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज द लो थ्रूपुट सिंस द सीपीयू यूटिलाइजेशन इज लेस बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीयू इज आइडियल एज जॉब गोज टू कंप्लीट आयो। ठीक है, सिंस सीपीयू
खाली रहता है, इस वजह से थ्रूपुट घट जाता है। तो ये इसका मेन बिगेस्ट डिसएडवांटेज था जो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका फॉलो किया गया। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार फिर से देख लेते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहां पे एक जैसी जॉब्स यानी एक जैसे प्रोसेस को एक जगह ग्रुप कर लिया जाता है, उन ग्रुप को बोला जाता है बैच। उस पूरे के पूरे बैच को क्या कहते हैं, मेन मेमोरी में लोड कर दिया जाता है, और मेन मेमोरी में लोड होने के बाद उस बैच की पहली जॉब को ओएस किसको असाइन कर देता है, सीपीयू को। ठीक है, उसके बाद सीपीयू उस पर काम करता है और जॉब को सिक्वेंसली यानी एक पहले नंबर की जॉब, उसके बाद दूसरे नंबर की जॉब, उसके बाद तीसरे नंबर की जॉब, इस तरह से पूरे बैच को वो सर्व करता है। और बैच की जब तक कोई भी जॉब उसको सीपीयू को असाइन है तो वो नई जॉब को नहीं लेगा, यानी पूरी जॉब अपना काम खत्म कर लेगी, तब उसके बाद नई जॉब को वो अपने आप सीपीयू को हैंडल करता है। ठीक है, तो यानी सिक्वेंसली हैंडल होती हैं बैच में जितनी जॉब होती हैं। और दूसरी बात, एक जॉब का जब पूरी तरह से काम खत्म हो जाता है, चाहे वो सीपीयू प्लस आईओ टाइम है, उसके बाद ही नई जॉब को वो असाइन किया जाता है। कुछ बच्चों के लिए बार बार ये कंफ्यूजिंग रहेगा कि ये सीपीयू टाइम क्या है, आईओ टाइम क्या है। मैं फिर से एक बार छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, आगे जाके हम इनको और भी डिटेल में देखते रहेंगे। देखिए, सीपीयू टाइम से मतलब है वो समय जो किसी प्रोसेस को, किसी टास्क को या किसी जॉब को आपके प्रोसेसर के लिए चाहिए, यानी जितने समय कोई भी आपका टास्क प्रोसेसर पे असाइन रहा वो उसका कहलाता है सीपीयू टाइम। ठीक है, ये कहलाता है आपका सीपीयू। दूसरा है आईओ टाइम। आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ऐसा समय जितना प्रोसेस आपका आईओ से कम्युनिकेट करने में बिताता है, यानी आईओ से जितना उसको आपको टाइम चाहिए होता है आईओ पे, उसे कहला जाता है आईओ टाइम। मान लीजिए एक प्रोसेस है आपका, वो एग्जीक्यूट कर रही है, उस दौरान उसको चाहिए एक डाटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, तो जितने समय में वो डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से उसके पास फैच होता है, उतने समय को बोला जाता है आईओ टाइम। ठीक है, तो प्रोसेस को आईओ की जरूरत पड़ भी सकती है या नहीं भी पड़ सकती, लेकिन सीपीयू टाइम की जरूरत पड़ती है। यानी ये जो टाइम है वो ऑप्शनल होता है और ये टाइम कंपलसरी होता है, यानी एक को पूरा करने के लिए सीपीयू प्लस आईओ टाइम चाहिए होता है। आईओ टाइम उसको जरूरत पड़ भी सकती है और आईओ की जरूरत उसको नहीं भी पड़ सकती। तो ये था आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि भाई बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ईच जॉब इज असाइंड टू सीपीयू एज इंडिविजुअल जॉब। यहां पे क्या लाइन बोली मैंने, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में हर जॉब सीपीयू को इंडिविजुअल जॉब की तरह असाइन की जाती है। यहां पे यानी बैच का कोई सिस्टम नहीं है, यानी यहाँ पे एक जैसी जॉब को एक साथ सिमिलर नहीं किया जाता। यहाँ पे हर जॉब क्या है, अलग इंडिविजुअल ट्रीट की जाती है। Unlike in batch operating system where similar jobs are grouped together then assigned as batch to the CPU. Here multiple jobs are loaded to memory initially and out of which one of the job is assigned to CPU. ठीक है, ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आज की तारीख में भी हम यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसमें मल्टीपल जॉब एक साथ लोड कर दी जाती हैं। लोड कर दी जानी मतलब आपने एक साथ मल्टीपल टास्क को ओपन कर लिया, तो ये सारी क्या है, मेन मेमोरी में लोड हो गई। अब इनमें से कौन सी जॉब को हम सीपीयू को असाइन कराएंगे, ये डिसीजन लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या डिसीजन लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी उसको जॉब को हमें असाइन कराना है सीपीयू को, और साथ ही साथ कितने समय के लिए असाइन कराना है ये भी डिसीजन लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे एक ध्यान करने वाली बात है कि यहाँ पे डिसीजन कौन ले रहा है कि इनमें से कोई जॉब असाइन होनी है सीपीयू को और कितने समय के लिए होनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो डिसीजन है ये किसके बेस पे लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेस पे। किसके बेस पे लेता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेस पे। तो आगे चल के अभी हम अगले चैप्टर में जब पढ़ेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या कर रही है, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भाई जो आपकी मेमोरी में इतनी सारी जो आपकी एप्लीकेशन आई हुई हैं, इतने सारे जो प्रोसेस आए हुए हैं, इनमें से कौन सा प्रोसेस सीपीयू को असाइन होना है और कितनी देर के लिए सीपीयू को असाइन होना है। यानी मान लीजिए ये हमारी मेन मेमोरी है, इसमें हमारे प्रोसेस आ गए J1, J2, J3, J4, J5, J6, ये 6 प्रोसेस हमारे हैं। अब इन 6 में से कौन सा प्रोसेस मैं सीपीयू को असाइन करूं, ये डिसीजन लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस डिसीजन को लेने के लिए वो किसका यूज करता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का। ठीक है, सीपीयू को वो असाइन हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में, फॉर एग्जांपल हमने J2 को असाइन कर दिया सीपीयू को।
सीपीयू को असाइन होने के बाद J2 पे काम करना शुरू कर दिया, सीपीयू ने सीपीयू पे काम कर रहा है। मान लीजिए J2 को काम करते करते J2 को आईओ की जरूरत पड़ती है, तो उस दौरान क्या होता है, J2 सीपीयू को छोड़ के आईओ कंप्लीट करने चला जाता है। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को याद करते हैं, वहां पे होता क्या था, जब J2 आईओ को कंप्लीट करने गया उस दौरान सीपीयू खाली रहेगा और कोई जॉब उसको असाइन नहीं होगी। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब J2 छोड़ के आईओ के लिए चला गया उस समय सीपीयू खाली है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, दूसरी प्रोसेस को असाइन कर देता है उतनी देर के लिए कि सीपीयू को, कि भाई सीपीयू खाली है तो इस दौरान आप ये वाला काम और कर लो। ठीक है, ये इस तरह से है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आप वो काम करते करते वो काम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, उतनी देर रेस्ट कर सकते हो, आप खाली रह सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपका बॉस क्या है, खड़ूस नेचर का है, वो क्या कहता है आपको, ठीक है आप इतनी देर खाली बैठो तो ये वाला काम कर लीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इसी तरह से बिहेव करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितनी देर सीपीयू खाली रहता है उतनी देर उसको एक नई प्रोसेस को असाइन कर देता है। यानी यहाँ पे कौन सी J6 को असाइन कर दिया, अब सीपीयू क्या है J6 पे काम कर रहा है। जब आईओ को कंप्लीट करके J2 वापस आएगा तो J2 उतनी देर के लिए सस्पेंड हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे एक काम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या है, मल्टीटास्किंग का रोल निभाता है। यहाँ पे देख लीजिए, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या, मल्टी यानी एक से ज्यादा प्रोग्राम को वो ऑपरेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे सीपीयू कर रहा है, एक से ज्यादा प्रोग्राम को वो ऑपरेट कर रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल को पूरा तरह से देख लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जॉब्स J1, J2, J3, J4, J5, J6। यहाँ पे हमने 6 जॉब्स ली हैं, आर लोडेड इन मेमोरी इनिशियली, यानी शुरू में मेमोरी में हमारी 6 जॉब आ चुकी हैं जो ऑलरेडी लोड हो गई हैं। ना सपोज J2 इज असाइंड टू सीपीयू। इन 6 में से ऑपरेटिंग सिस्टम ने J2 को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट किसके बेस पे किया, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेस पे। अब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है वो आगे पढ़ेंगे। J2 को सिलेक्ट किया और सीपीयू को असाइन कर दिया। नाउ सपोज J2 इज असाइन टू सीपीयू फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। भाई J2 को असाइन कर दिया और CPU ने एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। वाइल J2 इज रनिंग इट्स नीडेड IO। जब J2 एग्जीक्यूशन कर रहा था उस समय उसको IO की जरूरत पड़ती है टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। देयरफॉर J2 गोज टू कंप्लीट IO। तो जब उसको IO की जरूरत पड़ी तो J2 ने क्या किया, CPU को छोड़ा और IO कंप्लीट करने चला गया। नाउ CPU इज आइडल। आइडल का मतलब है CPU खाली है, उस पर कोई काम नहीं है। नाउ CPU इज आइडल एज J2 इज बिजी इन कंप्लीटिंग IO। J2 क्या है, IO कंप्लीट कर रहा है, तो इससे क्या हो गया, CPU खाली हो गया। नो जॉब इज असाइन टू इट। कोई जॉब उसको असाइन नहीं है। द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन न्यू जॉब J6 टू CPU। अब मल्टी प्रोग्रामिंग की वजह से क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, J6 एक नई जॉब को असाइन कर देता है CPU को। ठीक है, इन दिस वे CPU आइडल टाइम इज लेस। यानी इस तरह से जो CPU को जो खाली समय है, वो खाली अपना चल रहा था, उसका खाली समय क्या है वो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पिछली वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या दिक्कत आई थी, थ्रूपुट कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इससे थ्रूपुट बढ़ जाता है क्योंकि वो लगातार काम कर रहा है। तो लगातार अगर वो काम करेगा तो ज्यादा नंबर ऑफ जॉब को वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज थ्रूपुट यानी का हमें मिलता है। तो यहाँ पे थ्रूपुट हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी CPU यूटिलाइजेशन हमारा बढ़ जाता है। अगला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए टाइम शेयरिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, और मल्टीटास्किंग पे मैं पहले आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ, उसके बाद हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हो क्या रहा था कि कोई भी प्रोसेस जब हम CPU को असाइन करते हैं तो वो अपना टाइम पूरा करती है। मान लीजिए कि एक प्रोसेस है जिसको CPU पे 20 सेकंड लगेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि CPU पे 20 सेकंड लगेंगे। तो जब वो उसको असाइन कर देते हैं तो मान लीजिए वो 5 सेकंड चली, 5 सेकंड के बाद उसको जरूरत पड़ी IO की, तो IO पूरा करने चलेगी, IO से वापस आई तो बचे हुए 15 सेकंड उसने फिर CPU पे पूरे करे। यानी उसे टोटल 20 सेकंड बिताने थे CPU पे, तो उसने मान लीजिए टोटल के टोटल 20 सेकंड बिताए। पहले 5 बिताए, फिर उसके बाद IO पूरा करा, IO पूरा करने के बाद वापस आई, उसके बाद बचे हुए 15 सेकंड बिताए। या हो सकता है शुरू में 10 बिताए, उसके बाद बचे हुए 10 बाद में बिताए, जैसे भी उसकी से। टाइम शेयरिंग में होता क्या है, यहाँ पे प्रोसेस अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना समय लगातार CPU पे नहीं बिता सकता। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं आपका टीचर हूं, आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं, आप पूरी क्लास हो, आपको बहुत सारे डाउट क्लियर करने हैं मुझसे।
तो एक तरीका तो ये है कि मैं एक एक स्टूडेंट को बुलाऊं और उसके सारे डाउट क्लियर करता रहूं। अब वो डाउट क्लियर करने में एक बच्चा हो सकता है आधा घंटा समय ले जाए, हो सकता है एक बच्चे को 20 सेकंड लगे, हो सकता है एक बच्चा कुछ सवाल ही ना पूछे, हो सकता है एक बच्चा 1 घंटे तक सवाल पूछे, हो सकता है 1 घंटा बच्चा 2 दिन सवाल पूछे, और हो सकता है एक बच्चा भाई पूरा दिन समय खराब कर दे पूछ पूछ के। ऐसा भी हो सकता है ना। एक दूसरा सिनेरियो कंसीडर करते हैं। मान लीजिए मैंने सबको दिया कि भाई मैं सबको 2-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं कि भाई 2 मिनट है, आप मुझसे कुछ भी पूछो, 2 मिनट आपका टाइम है, 2 मिनट में जितना हो सकता है मैं आपको रिप्लाई करूंगा। उसके बाद मैं अगले बंदे के सवाल का जवाब दूंगा, फिर उसके बाद अगले बंदे का सवाल का जवाब दूंगा, फिर उसके बाद अगले बंदे का सवाल का जवाब दूंगा, और इसी तरह से जब सबके टर्न हो जाएगा पूरा, उसके बाद फिर वापस मैं आपके पास आऊंगा, फिर आपका जितना और सवाल बचे होंगे फिर उसमें से आपको मैं 2 मिनट दूंगा। ठीक है, मान लीजिए आपको एक कुछ पूछना है जिसके लिए आपको 20 मिनट लगते हैं, तो मैंने पहले आपको 2 मिनट दिए, फिर उसके बाद फिर वापस सबका पूरा करके आऊंगा, फिर उसके बाद 2 मिनट दूंगा, फिर उसके बाद 2 मिनट दूंगा, फिर उसके बाद 2 मिनट दूंगा। इसको एक दूसरा एग्जाम्पल से ले लेते हैं। मान लीजिए आपको 5 काम पूरे करने हैं। ठीक है, 5 काम पूरे करने हैं जिसमें लगने वाले समय अलग अलग हैं। पहले काम को 10 मिनट लगते हैं, दूसरे काम को 20 मिनट लगते हैं, तीसरे काम को 30 मिनट लगते हैं। इस तरह से अलग अलग समय लगने हैं। तो मैंने कहा कि भाई आपको सारे काम करने हैं, लेकिन हर काम को आपको 5 मिनट से ज्यादा एक बार में नहीं देना। यानी आपने पहला काम पकड़ा, 5 मिनट तक वो किया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा काम पकड़ा, 5 मिनट तक किया, फिर वो छोड़ दिया, फिर दूसरा काम पकड़ा, 5 मिनट तक किया, छोड़ दिया। इस तरह से आपने पांचों काम को दिया। उसके बाद फिर वापस आप पहले काम पे आए, उसके बाद पहले काम में जितना समय बचा उसमें से फिर 5 मिनट उसे दिए। इस तरह से आपने ये सारे काम किए। तो टाइम शेयरिंग में, मल्टीटास्किंग में यहाँ पे भी यही चीज आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाता है। यहाँ पे क्या करता है, सीपीयू को किसी भी प्रोसेस को असाइन करता है एक प्रॉपर टाइम पीरियड के लिए। उस टाइम पीरियड के होने के बाद प्रोसेसर उसको वापस से हटा देता है, नया प्रोसेस लेता है, फिर उस पर काम करता है, फिर उतने टाइम पीरियड तक काम करेगा और उसके बाद फिर उसे हटा देगा। इस तरह से वो बार बार नए टास्क लेता रहेगा, और ये इतनी फ्रिक्वेंटली होते हैं कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसलिए हमें लगता है कि हमारा सिस्टम बहुत सारे काम कर पा रहा है। यानी वो हर चीज को बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए कर रहा है, और इतनी तेजी से, इतनी नैनो सेकंड में, इतने मिलियन ऑफ टाइम में होता है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और हमको लगता है कि हमारा जो प्रोसेसर है ना वो मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे काम एक साथ कर पा रहा है। एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को सर्व कर रहा होता है। मैंने आपको उस दिन जब कल लेक्चर लिया था, पहला इंट्रोडक्टरी दोबारा से रिपीट किया था, उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि 2 चीज हमेशा याद करने वाली बात है कि प्रोसेस को कोई भी प्रोसेस जब असाइन होता, प्रोसेसर को जब भी कोई प्रोसेस असाइन होती है तो उसके लिए पहले वो मेन मेमोरी में लोड होनी चाहिए, तभी उसको असाइन होगी, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जब भी प्रोसेसर किसी प्रोसेस पे काम कर रहा होता है, हमारा सीपीयू किसी प्रोसेस पे काम कर रहा होता है, तो वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को डील करता है। ऐसा नहीं है कि 2 प्रोसेस को एक साथ डील कर रहा है। लेकिन हमें लगता है कि भाई हमारा जो कंप्यूटर है उसमें एक सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ है कि भाई वो हमारा वीडियो भी एक साथ चला पा रहा है, हमारा ब्राउजिंग भी एक साथ कर पा रहा है, डाउनलोडिंग भी एक साथ कर पा रहा है। नहीं, वो मल्टीटास्किंग कर रहा होता है, और वो इतनी फ्रिक्वेंटली इनमें स्विच करता है कि हमें वो ऑब्जर्व तक नहीं होता, और वो ये सारे काम कर रहा होता है। तो ये किसका एग्जांपल है, हमारा टाइम शेयरिंग का। तो अब इसकी एक बार थ्योरी देख लेते हैं। टाइम शेयरिंग इज अ टेक्निक which enables many people located at various terminal to use a particular system at the same time. The time sharing or multitasking is a logical extension of multi-programming. यानी मल्टी प्रोग्रामिंग की ये लॉजिकल एक्सटेंशन है। क्यों मल्टी प्रोग्रामिंग में क्यों एक्सटेंशन है? क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में भी हम एक से ज्यादा प्रोसेस को असाइन कर सकते हैं सीपीयू को, एक के बाद एक। Process time which is shared among multiple users simultaneously is termed as time sharing. The main difference between multi-programmed system and time-sharing system is that in case of multi-programmed system, the objective is to maximize processor use. ठीक है? Whereas in time-sharing system, the objective is to minimize response time. ये main difference है। वहां पे क्या है, देखिए, वहां पे मेन फोकस है कि हमारा प्रोसेसर ज्यादा से ज्यादा थ्रूपुट डिलीवर करे, यानी वो बिजी रहे। हमारा वहां पे मेन पर्पज ये है कि जैसे ही एक जॉब अपना आयु पूरा करने जाती है, हम दूसरी जॉब को लगा देते हैं। अब वो दूसरी जॉब कब तक असाइन होती रहेगी, जब तक या तो वो पूरी नहीं हो जाती या दूसरी जॉब आयु पूरा करके नहीं आ जाती। जैसे ही वो दूसरी जॉब आयु पूरा करके आएगी, जो जॉब असाइन की थी वो हट जाएगी, या उसने अगर सीपीयू टाइम पूरा कर लिया है तो ओएस क्या है, एक नई जॉब को असाइन कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक चली, उसके बाद उसे हटा दिया, दूसरी जॉब को आ गया। इससे क्या है, सबको जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स मिलेगा। मान लीजिए मैं एक सर्वर हूं,
आप लोग क्या है, अलग अलग सिस्टम है जो अलग अलग लोकेशन पे हैं। आप सभी लोग मुझसे क्या है, कोई रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं, एक सर्वर पे रिक्वेस्ट रेज करी। अगर एक सर्वर एक बंदे को ही रेस्पॉन्स देता रहेगा, तो मान लीजिए जब तक उसका पूरा रेस्पॉन्स पूरा नहीं हुआ, जब तक उसको पूरा उसको फीडबैक नहीं है, जब तक वो दूसरा बंदा क्या वेट करता है। अब यहाँ पे क्या है, सर्वर क्या है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए सबको कर रहा है। मतलब कुछ सेकंड आपको रेस्पॉन्स दिया, फिर उसके बाद उसको दूसरे सेकंड को उसको रेस्पॉन्स दिया, उसके लिए तो सबके लिए क्या हो गया, आपका रेस्पॉन्स टाइम क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो यहाँ पे ऐसी एप्लीकेशंस की यूज होता है जहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें रेस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करना होता है, वहां पे हम यूज करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू बाय स्विचिंग बिटवीन देम, बट द स्विचेस अकर सो फ्रिक्वेंटली। यानी बहुत सारी जॉब हम सीपीयू को असाइन करते हैं और सीपीयू उनके बीच में इतनी जल्दी जल्दी स्विच करता है, स्विच मतलब एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब को अप पे काम करना शुरू करता है, कि वो इतने ज्यादा होता है कि वो हम उसको नोटिस भी नहीं कर पाते। दस द यूजर कैन रिसीव एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, in a transaction processing, the process execute each user program in a short burst का मतलब होता है टाइम यहाँ पे, और क्वांटम ऑफ कंप्यूटेशन। जो मैंने बताया ना कि छोटे से टाइम इंटरवल के लिए वो सबको एग्जीक्यूट करता है। मान लीजिए एक सेकंड के लिए एक जॉब को एग्जीक्यूट किया, फिर छोड़ दिया उसको, फिर दूसरे जॉब को लिया उसको, फिर एक सेकंड के लिए। तो यहाँ पे जो एक सेकंड है उसको यहाँ पे टेक्निकल टर्म में बोला जाता है टाइम क्वांटम। क्या बोला जाता है? टाइम क्वांटम। इसको ध्यान रखिएगा कि ये वर्ड क्या है, टाइम क्वांटम। इस पे जब हम शेड्यूलिंग करेंगे तो टाइम क्वांटम पे ये आपका एक क्वेश्चन आएगा। दिस इज इफ एन यूजर आर प्रेजेंट देन ईच यूजर गेट टाइम एट अ टाइम क्वांटम। यानी जैसे मान लीजिए हमारी प्रोसेस क्या है, एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे J1 J2 J3 J4 J5 J6 है। लेट ईच जॉब कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर 3 मिली सेकेंड। यानी एक लिमिटेशन लगा दी कि कोई भी जॉब यानी कोई भी प्रोसेस जो है सीपीयू पे 3 मिली सेकेंड से ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये 3 मिली सेकेंड क्या हो गया यहाँ पे, टाइम क्वांटम। तो जैसे ही सीपीयू को मान लीजिए हमने असाइन करी जॉब J2 असाइन करी, J2 ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, वो 3 मिली सेकेंड से ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं होगी। 3 मिली सेकेंड जैसे ही कंप्लीट होंगे J2 को बाहर निकाल दिया जाएगा, उसके बाद न्यू जॉब यहां से उठा के उसको असाइन कर दी जाएगी। उसके बाद वो भी 3 सेकंड तक चलेगी मैक्सिमम, उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। इसी तरह से एक एक जॉब को यहां से लेते जाएंगे और 3-3 मिली सेकेंड मैक्सिमम टाइम के लिए उसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे। इस तरीके से सारी जॉब क्या है, फ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूट होती रहेंगी और हमें लगता है कि इतनी सारी जॉब हम एक साथ अपने सीपीयू पे रन करा पा रहे हैं। तो ये था आपका टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल। ठीक है, अब अगला हमारा जो है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट कौन सा है आपका? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? Distributed systems use multiple central processors to serve multiple real-time application and multiple user। अब distributed operating system में एक छोटी सी चीज का डिफरेंस आ गया है। अभी तक हमने जो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं वहां पे हमारा सिंगल प्रोसेसर होता था। क्या होता था? सिंगल प्रोसेसर होता था, यानी प्रोसेस एक होती थी, मल्टीपल जॉब्स आती थी जो उसके जिसको वो सर्व करता था। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे प्रोसेसर एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब एक से ज्यादा प्रोसेस होंगे तो एक से ज्यादा आपकी रिक्वेस्ट यानी एक से ज्यादा जॉब को एक साथ रन कर सकते हैं। तो ये आपका रियल मल्टीपल प्रोग्रामिंग का एग्जांपल है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर। डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोसेसर अकॉर्डिंगली। यानी बहुत सारे यूजर हैं तो बहुत सारे प्रोसेसर हैं, हर यूजर को अलग अलग प्रोसेसर असाइन किया जा सकता है। यानी मल्टीपल यूजर को सर्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। द प्रोसेसर कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन लाइन्स सच एज हाई स्पीड बसेज और टेलीफोन लाइन्स। दीज आर रेफर्ड एज लूजली कपल्ड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसका एक और नाम यहाँ पे बताया गया है, क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का? लूजली कपल्ड सिस्टम। The processor in a distributed system may vary in size and function। जो प्रोसेसर की जो कैपेसिटी है, जो प्रोसेसर की जो फंक्शनैलिटी है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, वो अलग अलग हो सकती है और उसी के बेस पे जो रिक्वेस्ट आ रही है अलग अलग यूजर से वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इनको असाइन करता है। यानी कोई प्रोसेसर जिस काम के लिए बना है, जो फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड करा रहा है, अगर उस तरह की कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो उसको असाइन कर दी जाती है। These processors are referred as sites, nodes, computers and so on। The advantage of distributed system are as follows। क्या क्या एडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के वो देख लेते हैं।
With resource sharing facility, a user at one side may be able to use the resource available at another. यानी इससे क्या है, एक साइड पे बैठा हुआ यूजर दूसरी साइड का रिसोर्स को यूज कर सकता है, यानी यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग बढ़ जाती है. If one side fails in distributed system, the remaining side can potentially continue the operating system. अब एक बात ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए एक प्रोसेसर है, मान लीजिए वो किसी तरह से हमारा जो प्रोसेसर है वो एनवायरनमेंट हमारा फेल हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है. तो जनरली अगर हम सिंगल प्रोसेसर पर डिपेंड करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा काम ठप हो जाता है. लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर एनवायरनमेंट है, यानी यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर है, वहां पर अगर एक ठप हो गया तो दूसरा हमारा काम करता रहता है. तो यहाँ पे यही चीज है, अगर एक साइड फेल हो जाती है तो हम दूसरी साइड से अपनी पोटेंशियल जो हमें रिसोर्स शेयरिंग है वो कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका बेटर सर्विस टू द कस्टमर. भाई आपकी सर्विसेज कभी ठप नहीं होती, आप लगातार उसको सर्विस दे सकते हो, तो इसलिए बेटर सर्विसेज हैं. रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर. डिफरेंट यूजर के लिए आप डिफरेंट अलग अलग एनवायरनमेंट है, डिफरेंट अलग अलग प्रोसेसर को असाइन कर सकते हैं, तो लोड भी घट जाता है. सिंगल प्रोसेसर नहीं है, मल्टीपल प्रोसेसर एनवायरनमेंट है, इसलिए. रिडक्शन ऑफ डिले इन डेटा प्रोसेसिंग. अगर एक प्रोसेसर नहीं है, मल्टीपल प्रोसेसर, तो वो ज्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, तो इससे क्या है, एक पे जो लोड पड़ने वाला है वो भी कम हो जाता है. तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में हमने बात करी. अब यहाँ पे ध्यान करने वाली बात यह है कि जो एग्जाम आपके होते हैं उसमें बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन आता है, सिंपल पूछ लिया जाता है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिफाइन द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंपल सा क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछ लिया जाता है. ये 3 क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन गारंटीड 100% मिल जाएंगे. ध्यान करने वाली बात है, लिख लीजिएगा इसको कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और साथ में पूछ लिया जाएगा इसके टाइप्स पूछ लिया जाएगा, या पूछ लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं. फंक्शंस हमने कल कवर किए थे, तो वो पूछ सकता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके टाइप्स बता दीजिए, तो टाइप पूछ लेगा. या पूछ लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके आप फंक्शंस बता दीजिए. अच्छा, एक क्वेश्चन और तरीके से आता है, ये पूछ लेता है राइट शॉर्ट नोट ऑन. शॉर्ट नोट पूछ लेगा किसी पे भी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे पूछ लेगा, या पूछ लेगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे. तो किसी पे भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. ये तीनों टॉपिक जो कल से आप तक कवर करें हमने, इस पे 101% क्वेश्चंस आते हैं, जनरली आते हैं, पूछे जाते हैं, और पूछना बनता भी है, क्योंकि ये आपका बेसिक है. इसको आपको पता होना चाहिए कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके फंक्शनलिटी क्या है, या उसके टाइप्स क्या है. तो ये 101% आपका एग्जाम में, आपके जो एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं उसमें जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ये तीनों टॉपिक को आपको थॉरोली कवर होना चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए. चलिए, नेक्स्ट है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अ रियल टाइम सिस्टम इज डिफाइंड एज डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज सो स्मॉल दैट इट कंट्रोल्स द एनवायरनमेंट. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहां पे हमको टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, जहां पे हर सेकंड, हर छोटा से टाइम यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे हम प्रोसेस में कोई डिले नहीं कर सकते. ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज होते हैं? आपने देखा होगा बैंकिंग में. अगर आप देखा होगा बैंकिंग में, जैसे आपने एटीएम से अभी पैसे निकाले, एटीएम से जैसे आपने ट्रांजेक्शन किया वो तुरंत आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है. ऐसा थोड़ी होता है कि आपने एटीएम से अभी पैसे निकाले, वो अपडेट होने में कुछ सेकंड का टाइम लेगा. अगर कुछ सेकंड का टाइम लेगा, इतनी देर में दूसरा बंदा क्या कर सकता है, दोबारा से उससे पैसे निकाल सकता है. मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10,000 पड़े हैं, मैंने एटीएम में डाले और 10,000 हाथों हाथ अभी विड्रॉ कर लिए. अगर सपोज करिए यहाँ पे ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहां पे अपडेट होने में ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा समय लग जाए, कुछ सेकंड का डिले लग जाए, तो मैं इतने टाइम में दोबारा रिक्वेस्ट दे सकता हूँ 10,000 की. तो क्या करेगा मशीन? तो वो देखेगा कि भाई अभी तक अपडेट नहीं हुआ, उसके अकाउंट में अभी भी 10,000 पड़े, वो निकाल लेगा. लेकिन अगर ये हाथों हाथ अपडेट हो जाए तो मैं ऐसा नहीं कर सकता. तो ऐसी जगह जहां पे हमें क्विक अपडेशन की, जहां पे हमें कोई डिले नहीं चाहिए एक टाइम में, तो वहां पे हम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं जिनको बोला जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. दूसरा एग्जांपल क्या है? मान लीजिए मिसाइल लॉन्च सिस्टम है. तो मिसाइल लॉन्च सिस्टम का ये मतलब है, जैसे ही आपने टारगेट को देखा और आपने बटन दबाया, उसी समय पर मिसाइल लॉन्च होनी चाहिए, यानी उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, टारगेट मिस हो सकता है. तो ऐसी एप्लीकेशंस जहां पे हमें कोई डिले नहीं चाहिए, टाइम बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम पे हमें चाहिए, बिल्कुल टाइम बाउंड चीजें चाहिए, वहां पे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं. तो यहाँ पे इसके देख लेते हैं. अ रियल टाइम सिस्टम इज डिफाइंड एज डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच the time interval required to process and respond to input is so small that it controls the environment. There are strictly time bound system. यानी ये क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड सिस्टम है. That is each job must be executed completely within the corresponding time bound.
यानी अगर हमने कह दिया कि किसी जॉब को कंप्लीट होने के लिए 10 सेकंड लगने हैं आपके सीपीयू, तो वो 10 सेकंड में ही कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें कोई डिले होना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट हैव वेल डिफाइंड टाइम कॉन्स्टेंट, अदरवाइज द टाइम सिस्टम विल फेल। यानी सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, टाइम कांस्टेंट पे। अगर टाइम कांस्टेंट वो फॉलो नहीं कर पाता तो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, रोबोट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एक्सेट्रा, ये क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे एग्जाम्पल है जहां पे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सब क्या है, सब कुछ टाइम बाउंड चलता है यहाँ पे, यानी कोई डिले यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होती। कोई काम 10 मिनट के अंदर होना है तो वो 10 मिनट के अंदर होना है, कोई काम 12:04 पे कंप्लीट होना है तो वो 12:04 पे ही कंप्लीट होना है। यहाँ पे हम कोई भी डिले एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको दो तरीके से डिवाइड कर दिया है। पहला है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम कौन से होते हैं? हार्ड रियल टाइम सिस्टम गारंटीज दैट क्रिटिकल टास्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी ये ऐसे सिस्टम है वहां पे एक सेकंड का भी एक माइनर डिले भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता, किसी कीमत पर डिले एक्सेप्ट नहीं हो सकता। एग्जांपल ऑफ सच ऑपरेटिंग सिस्टम इज मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम एक्सेट्रा, जहां पे कोई डिले एक्सेप्टेड नहीं है। दूसरा है आपका सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम कौन से सिस्टम होते हैं? सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम आर लेस रेस्ट्रिक्टिव, यानी यहाँ पे माइनर डिले एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। एग्जांपल ऑफ सच ऑपरेटिंग सिस्टम इज बैंकिंग सिस्टम, माइनर डिले जहाँ पे एक्सेप्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये 5 ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया। इन पांचों पे शॉर्ट नोट आते हैं, इन पांचों पे शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, या ये क्वेश्चन आपका कंबाइंड होकर आ सकता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद पूछ लिया जाएगा कि भाई टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ये पांचों आपके इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी बुक में आपको 6 मिल जाए, कहीं पे आपको पढ़ने के लिए 7 मिल जाए, लेकिन ये 5 ही हैं जो आपको करने हैं। तो मैं बता देता हूं एक बार फिर से, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम 5 तरह के हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक छोटी सी क्विक समरी ले लेते हैं। बैच में क्या होता है, हमारे बैच में एक जैसी जॉब्स को एक इकट्ठा कर लिया जाता है, एक साथ मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। मेमोरी में लोड होने के बाद सीपीयू क्या करता है, उनमें से जो पहली जॉब होती है वो सीपीयू को असाइन कर देता है, और उसके बाद सीपीयू क्या है, सीक्वेंस में उनको एग्जीक्यूट करता है। और जब तक एक जॉब अपना काम पूरा नहीं कर लेती, दूसरी जॉब को असाइन नहीं किया जा सकता। इससे क्या होता है, सीपीयू का कुछ टाइम भी वेस्ट होता है और हमारा थ्रूपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कमी थी वो दूर कर दी जाती है। यहाँ पे यानी एक जॉब जब एग्जीक्यूट हो रही है, अगर वो अपना छोड़ के आयु पूरा करने जाती है तो दूसरी जॉब को हम असाइन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सीपीयू का टाइम क्या होता है, कम वेस्ट होता है। कम वेस्ट होता है, इससे क्या होता है, थ्रूपुट उसका बढ़ जाता है। तीसरा क्या है आपका, मल्टीटास्किंग, जिसको हमने बोला टाइम शेयरिंग। इसमें क्या होता है, सीपीयू काम तो मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह ही करता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, यानी एक टाइम क्वांटम के लिए ही वो जॉब को एग्जीक्यूट करता है, और जैसे ही वो टाइम क्वांटम पूरा पूरा होता है वो नई जॉब ले लेता है, फिर उसको एक टाइम क्वांटम तक ही एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद इस तरह से वो स्विच करता रहता है टास्क के बीच में और मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करता रहता है। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम मल्टी प्रोग्रामिंग यानी मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, यानी मल्टीपल यूजर के लिए मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। इनसे क्या होता है कि हम अपना जो वर्कलोड है वो कम कर सकते हैं, ये ज्यादा रोबस्ट होते हैं, इससे हम ज्यादा की ज्यादा रिक्वेस्ट को सर्व कर सकते हैं। लेकिन ये फिजिबल इतना नहीं होता, जो हम जनरली यूज करते हैं वो हम मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये जहां पे स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड चीजों की जरूरत होती है, यानी स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है, वहां पे हम यूज करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके एग्जांपल्स हैं बैंकिंग और आपका मिसाइल सिस्टम। तो ये 5 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमने पढ़े हैं आज। तो इन पांचों को आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपके गूगल क्लासरूम में, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसके बाद हमारी क्लास होगी नेक्स्ट वीक तक ये कर लीजिएगा। एक असाइनमेंट और दूंगा मैं आज के टॉपिक के रिगार्डिंग। असाइनमेंट में फिर भी बता देता हूं क्या करना है। आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये पता करना है कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। कम से कम 2 से 3 एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको ये क्वेश्चन पुट अप कर दूंगा, आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। तो ये असाइनमेंट रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले वो असाइनमेंट सबमिट करना है। कैसे सबमिट करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगी। तो ये आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है।